जी गौरव सर, शुरू करें। दीपिका जी, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम दीपिका जिनकर है। सर मैं ब्यावर जिले से हूँ। सर मैंने अपनी 10वीं कक्षा गोविंदगढ़ जिला अजमेर से की है। सर उसके पश्चात मैंने 12th क्लास नसीराबाद जिला अजमेर से की है। सर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर माखोपुरा से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। सर उसके बाद मैंने जेसीबी इंडिया लिमिटेड बगरू जयपुर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का अनुभव है। और सर उसके बाद विवाह होने के आप कारण मैंने वहां से एक मिनट, आपके मोबाइल को वापस सीधा कर दीजिए। हाँ, अब ठीक है। जी। जी गौरव सर। और जेसीबी के बाद सर जेसीबी के बाद सर मुझे वहाँ काम करने का अनुभव था। सर उसके बाद मैंने विवाह के कारण मैंने रिजाइन कर दिया था। सर उस बीच में मैंने रेगुलर स्टूडेंट रह के हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और सर उसके बाद से मैं लगातार ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में व्यस्त हूँ। और हाल ही मेरी नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक के पद पर और में ही मेरी नियुक्ति हुई है। तो ये आप साइंस के स्टूडेंट रहे और बाद में आर्ट्स में आए, ये कुछ अलग नहीं लगा आपको हटके? यस सर। सर मेरे पास 12th में पीसीएम था। सर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। सर उसके बाद मैंने जॉब भी की थी। सर फिर शादी की वजह से सर मुझे रिजाइन करना पड़ा। और सर उसके बाद काफी वक्त हो गया था, मुझे एक गैप हो गया था। सर फिर उसके बाद मुझे पढ़ने की इतनी अनुमति नहीं थी। तो सर फिर मुझे इस कारण से सर मुझे बीए करना ज्यादा उचित लगा, घर में ही रहकर सर। इसी इस कारण से बस। तो मतलब साइंस पढ़ने की अनुमति नहीं थी और आर्ट्स पढ़ने की अनुमति थी, ऐसा? नहीं सर, एक्चुअली सर शादी मेरी सर जॉब छोड़ने के बाद मेरी शादी हुई थी। सर उससे पहले मैं जॉब करती थी। नहीं, आपने कहा कि आपके घर वालों ने अनुमति नहीं दे रहे हैं और बाद में आपने कहा कि एमए करने के लिए अनुमति दे दी, सॉरी बीए करने के लिए। सर ससुराल में ही मैंने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई की थी सर। ओके। तो आपने बताया बबरू में आपका जेसीबी इंडिया प्लांट, तो जेसीबी कहाँ की कंपनी है ये? सर ये ब्रिटेन की कंपनी है, एमएनसी कंपनी है ब्रिटेन की। तो इसके फुल फॉर्म क्या होती है? सर ये सर जेसीबी तो सर इसका नाम जैसे है, ये मालिक का जो इनके ओनर थे उनका नाम है जैसफ श्रिल बैम्फर्ड। सर इन्हीं के नाम से जो इनकी गाड़ियां हैं जैसे बुलडोजर, इनको सर इनका जो ऑफिशियल नेम है जो गाड़ी चलती है, जो जिनको लोकल भाषा में बुलडोजर कहते हैं हम। सर उसका जो ऑफिशियल नेम है उसे बैकहो लोडर बोलते हैं। तो सर जिनके ओनर है जैसफ श्रिल बैम्फर्ड, इन्हीं के नाम पर इनकी गाड़ी का नाम रखा गया था। ओके, दैट्स गुड। और बैक होल ऑर्डर के अलावा और क्या बनाते हैं ये? सर स्टीयरिंग व्हील्स, और सर सर बैकहो लोडर्स, और सर एक्सकेवेटिंग व्हील्स। सर इस तरह की गाड़ियां बनती हैं। एक जो फैक्ट्रियों में एक छोटा इक्विपमेंट होता है जो वजन उठाता है, वो उसको क्या कहते हैं? कोई मशीन होती है, लिफ्ट जैसी कोई, छोटी क्रेन जैसी कुछ होती है। सर लिफ्ट वाली मशीन वो सर क्रेन जैसी होती है सर, उसे बैकहो लोडर बोलते हैं। सर ये नहीं जो नहीं सड़कों पर ये खुदाई वगैरह का काम करती है सर, उन्हें बुलडोजर कहते हैं लोकल भाषा में। नहीं, जो फैक्ट्रियों में एक मशीन और होती है छोटी सी, जो कैरेट वगैरह इस तरह के सामान उठाती है। क्या कहते हैं उसको, फोर्कलिफ्ट या ऐसा कुछ नाम है क्या? और- नहीं, ध्यान जी में होगा, सर। चलो। फोर्कलिफ्ट या ऐसे कुछ नाम से आती है एक इंस्ट्रूमेंट, एक और डिवाइस आती है, मशीन आती है ऐसी। यस सर, यस सर फॉकलिफ्ट। यस सर फॉकलिफ्ट आती है। यस सर फॉकलिफ्ट आती है। और ये जो आप इसको क्या बोलते हैं, पावल मशीन आती चेन वाली, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सर एस्कोवेटर, आई थिंक। एस्केलेटर्स, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, प्रशासन में जेसीबी का आजकल योगदान बहुत बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर प्रशासन में सर जेसीबी का तो वैसे सब जगह यूज है, सर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है सर सारी जगह पे इनका यूज होता है। लेकिन सर जो ये अवैध खनन हो रहा है
सर इसमें सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है सर, नहीं जेसीबी नहीं, का। उस पर नहीं पूछ रहा मैं, एक सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन भी है ये इसके बारे में, जेसीबी और बुलडोजर, जो आपने कहा बुलडोजर शब्द, वो किस मामले में थी, क्या था ये मामला, यस क्या सर। गाइडलाइन थी, उसके बारे में थोड़ा ध्यान है आपको? सर सॉरी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। ये आजकल काफी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूपी का खासकर उदाहरण दिया जाता है कि बुलडोजर सरकार है वहाँ, बुलडोजर बाबा, या ऐसा कुछ पॉलिटिकल जो वहाँ के नेता हैं उनके नाम भी रख दिए गए, ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा सुना है कभी आपने? सर ये तो नहीं सुना है, लेकिन सर जो अवैध अतिक्रमण होते हैं सर उनको उनसे हटाया जाता है सर, बस इतना ही पता है अभी फिलहाल मुझे। नहीं, बहुत बड़ा एक इश्यू भी हो गया था अभी राजस्थान में भी, उसमें भी फिर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी करी थी, डायरेक्शन प्रशासन को दिए थे। कहाँ हुआ था वो, एक बुलडोजर वाला कांड हुआ था, बुलडोजर से कुछ तोड़ फोड़ हो गई थी, कहाँ की बात थी वो? सर सर मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, लेकिन सर अभी मुझे पता नहीं है सर, मैं इसके बारे में जरूर चेक करूंगी और सर मैं इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करूंगी सर। ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो आप अ, जो कि आपने चूंकि साइंस छोड़ के और आर्ट्स का विषय लिए, तो आपको क्या लगता है प्रशासन में साइंस का ज्यादा अच्छा योगदान होता है या आर्ट्स का स्टूडेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है? सर प्रशासन में सर कोई भी विषय हो, सभी के स्टूडेंट बराबर भागीदारी निभा सकते हैं सर, सबका ही यूज है सर, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता, किसी भी विषय को कम नहीं आंका जा सकता। नहीं, कम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा, आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि इंजीनियर लोग काफी ज्यादा जो है प्रशासन में आ रहे हैं, ज्यादातर सिलेक्शन चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र के ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका कारण ये भी हो रहा है कि जैसे सर एआई का ज्यादा यूज होने लगा है, तो सर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सर ज्यादा उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। और सर ऐसा भी इतना जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की ही प्रशासन में जाने के योग्य होते हैं। सर आर्ट्स के स्टूडेंट या फिर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी इसमें जाने के काबिल होते हैं, वो भी बहुत सारी योजनाएं चलाकर इम्प्लीमेंट करके सर प्रशासन को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। आपको कौन सी योजना भी गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की, जो सबसे अच्छी तरह से ध्यान में है और सबसे अच्छी लगती है आपको? सर वैसे तो कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन सर आरजीएचएस, सर राजस्थान सर आरजीएचएस मेडिकल जो स्कीम है सर, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और सर महिलाओं के लिए भी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं सर काफी अच्छी योजनाएं हैं सारी। नहीं, कोई एक योजना के बारे में आप बताओ कि ये सबसे बेस्ट लगती है आपको, ताकि। सर जैसे कि यस सर, सर जैसे मुख्यमंत्री विवाह उपहार योजना है सर, काली भाई भी संबल योजना है सर। जैसे एक योजना के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो सर मुख्यमंत्री विधवा एवं उपहार योजना के बारे में सर मैं बताती हूँ कि सर इसमें 21,000 रुपए महिला को दिए जाते हैं एक उपहार स्वरूप। और सर अगर वो टेंथ क्लास पास आता है तो उसे 10,000 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिससे 31,000 रुपए बन जाते हैं। और सर अगर वो ग्रेजुएट है तो सर उसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिससे सर 41,000 रुपए उसके आर्थिक संबल के रूप में यूज जी किए जी जाते हैं। गौरव सर। कौन सी महिला के बारे में, कौन सी महिला को दिए जाते हैं? क्या सभी महिलाओं को दिए जाते हैं ये या कुछ स्पेशल है? सर कुछ इनमें स्पेशल कैटेगरीज होती है सर, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं होती हैं सर उन्हें दी जाती है। ओके ओके, तो ये शादी विवाह के लिए दी जाती है या अन्य कामों के लिए? सर ये तो सर शादी के लिए दी जाती है। और सर विधवा विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए भी दी जाती है सर। अगर जो विधवा महिलाएं पुनर्विवाह हाँ, करना चाहती ये है उन्हें सर 50,000 रुपए भी दिए जाते हैं। ओके ओके, तो आपको ये चीज पहले बतानी चाहिए ना, जो मेन क्राइटेरिया है, क्या सभी स्टूडेंट सभी गर्ल्स को दी जाती है या क्या है ये, थोड़ा सा। चलिए, तो मेनली आ सर रिव्यू बाद में करना है। ओके, ठीक है है, ना, एक लास्ट। क्वेश्चन और बता दीजिए, आप कौन से जिले से हैं? सर ब्यावर जिले से। ब्यावर से। ब्यावर में पंच गौरव की कोई बात चली है, क्या है वो?
सर पंचगौरव एक जिला एक उत्पाद की योजनाएं हैं, योजना से संबंधित है सर। पंचगौरव मतलब सर पांच, जैसे एक खेल, एक उत्पाद, और सर एक खेल एक उत्पाद, और सर एक मिनट, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए सर रिकॉल करने के लिए। इनकमिंग वॉइस। एक हाँ उपज, अ, सर बस अभी इतना याद आ रहा है, तीन चीजें याद आ रही है मुझे सर, पांच चीजें रिलेटेड है इससे। ठीक है। ब्यावर में इनमें से कौन कौन से आपको ध्यान में है? ब्यावर के बताइए। सर ब्यावर जिले से सर एस्बेस्टोस है शायद सर, आई थिंक, मुझे थोड़ा याद कम आ रहा है। कंफर्म होके बताइए, ऐसे तुक्का लगाना उचित नहीं है। ठीक है ना? तो ओके सर। एक और बता दीजिए बस, ये ब्यावर की स्थापना कब हुई, किसने करी, कैसे, क्या था, इसकी कहानी क्या है, शॉर्ट में बता सकते हैं? ये सर ब्यावर की स्थापना सर 1836 में कर्नल डिक्सन ने की थी। ओके। सर ये मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर था यहाँ पे। ओके। सर ब्यावर की स्थापना तब की गई थी। ब्यावर और बी अवेयर का कोई लिंक है क्या? ये सर बी अवेयर, सर जो ब्यावर था सर, उसे पहले ब्रिटिशर्स ने बी अवेयर नाम दिया था, क्योंकि सर यहाँ पर सब पुराने समय में एक मेर जाति हुआ करती थी सर, जो सिर्फ लूटपाट का ही कार्य करती थी। तो सर इनसे अवेयर रहने के लिए, इनसे जागरूक रहने के लिए ब्रिटिशर्स ने वहां पे एक बोर्ड टाइप लगाया था कि इनसे बी अवेयर, कि इनसे जागरूक रहो। तो बी अवेयर एक इससे जो नाम है, उससे ब्यावर नाम पड़ गया। एक और बता दीजिए बस, कि ब्यावर से कौन से क्षेत्र को अभी जोड़ रहे हैं क्या, कहीं कोई नई रेल लाइन आ रही है ऐसा कुछ? सर ब्यावर से, हाँ। सर नहीं ध्यान ब्यावर में से आई। किस मामले में सर? रेलवे लाइन, रेलवे लाइन ब्यावर से। ब्यावर रेलवे से रेलवे लाइन लाइन जुड़ रही है। ऐसा ध्यान आ रहा है हाँ सर, कुछ? कुछ वक्त पहले ही मैंने में पढ़ा था सर, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है, सॉरी सर। हाईवेज के बारे में कुछ, नए हाईवे कोई सा निकल रहा है? जी सर। हाईवे के बारे में कुछ बता सकते हैं, कोई सर सा हाईवे? रिपीट प्लीज। जी गौरव सर। ठीक है। ओके, आपका रिव्यू जी हम लास्ट में देंगे। जी नरेश सर। अच्छा सर लगा। दीपिका, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, सबसे प्रॉपर। पहले तो आप मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका। यस सर। सर मेरा नाम दीपिका जिनकर है सर, मैं ब्यावर जिले से हूँ सर। मैंने अपना 10th क्लास गोविंदगढ़ जिला अजमेर से किया है सर। उसके बाद 12th क्लास मैंने नसीराबाद जिला अजमेर से किया है सर। उसके बाद मैंने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज माखोपुरा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है सर। उसके बाद मुझे जेसीबी इंडिया लिमिटेड जयपुर बगरू में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने का अनुभव है, प्राप्त है मुझे सर। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर में एज अ इरेगुलर स्टूडेंट के रूप में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और सर हाल ही में मेरी नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पद पर हुई है। ओके, आप आरएस की तैयारी कब से कर रहे हैं? सर आरएस की तैयारी सर अभी से ही, बस 20 से सर, आरएस 2023 से। ओके, क्यों बनना चाहते हैं आरएस? सर आरएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, जिसमें सारी कॉम्बिनेशन सर जितनी भी सर्विसेज है उन सबका एक कॉम्बिनेशन है सर। आरएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, जिसमें डाइवर्सिटी से युक्त है ये प्लेटफॉर्म, जिसमें अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। और सर इसमें अलग अलग एक्सपोजर मिलते हैं, अलग अलग फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है। और सर इसमें अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं सर, जो कि मेरे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। और सर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सर एक प्रेस्टिजियस जॉब है। और सर इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी सर कि हर कोई एक प्रेस्टिजियस और समाज में एक अच्छा पद पाना चाहता है, और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के हिसाब से भी एक अच्छा पद है। ओके, जो आप ये एग्जाम दिया है आपने, आरएस का जिसका हम एग्जाम दिया यस है, इसका पूरा नाम क्या है? सर, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज।
ये तो एक आरएएस जो पोस्ट है उसका नाम हो गया, जो कंप्लीट हम एग्जाम देते हैं उसका पूरा नाम क्या है? जो आपने ये प्री सर राजस्थान, उसका पूरा नाम क्या है? सर राजस्थान राज्य सेवाएं एवं अधीनस्थ सेवाएं। दो तरह की सेवा, राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा, यस सर। है ना? दोनों तरह की, टोटल कितनी तरह की सेवाएं हैं इस एग्जाम में? सर इसमें काफी तरह की सेवाएं हैं सर। स्टार्टिंग में सर आरएस के पद हैं सर, उसके बाद आरपीएस के पद हैं, उसके बाद आरटीएस के पद है सर, उसके बाद जैसे राजस्थान अकाउंट सेवाएं और सर राजस्थान टोटल ट्रांसपोर्ट कितनी तरह सेवाएं की सर, उसके सेवाएं इसमें, जो इस बार आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें टोटल कितनी तरह की सेवाएं दे रखी है? राज्य सेवाएं कितनी है, अधीनस्थ सेवाएं कितनी है, कितनी सेवाओं के लिए ये परीक्षा ली जाती है? सर सॉरी। ओके। इसमें राज्य सेवाएं भी होती है और अधीनस्थ सेवाएं भी होती हैं। ठीक यस है। सर। जो आपने बताया कि इसमें बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसी बहुत सारी अधीनस्थ सेवाएं हैं जिसमें इतना कोई डाइवर्सिफाई नहीं है, केवल एक डिपार्टमेंट में आपको काम करना होता है। ठीक है। अगर इस तरह का कोई डिपार्टमेंट आपको मिलता है, क्योंकि आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी डिपार्टमेंट, तो आप वो ज्वाइन नहीं करेंगे? सर मैं ज्वाइन करूंगी, सर मैं हम्म। पक्का ज्वाइन करूंगी, और सर मैं अपना कार्य बहुत ही निष्ठा के साथ रखूंगी। तो फिर वहाँ डाइवर्सिटी और ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी आपको? सर डाइवर्सिटी का मतलब भी ये है कि सर उसमें अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं सर। सर चैलेंजेस के हिसाब से भी सर सिविल सर्विसेज मानी जाती है, इसमें हर रोज नए चैलेंजेस होते हैं आपके पास। ओके। मुझे बताएं कि भारत में आज के समय में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? सर सॉरी, वापस रिपीट कीजिए। भारत में महिलाओं के प्रति इतने ज्यादा अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? सर महिलाओं के अपराध सर पुरुषों की मानसिकताओं के कारण। सर पुरुष महिलाओं को एक वस्तु, उपभोग की वस्तु समझ रहे हैं सर, इस कारण से भी महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं। और सर जैसे सोशल मीडिया है और सर पोर्नोग्राफी है सर, ये कारण है महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने के। मैंने बोला कि और सर आजकल क्यों बढ़ रहे हैं? पुरुष तो पितृत्व। जब से महिलाएं रही हैं, तब से पुरुष भी रहे हैं। तो अभी ऐसा अचानक से क्या हो गया कि अचानक से बढ़ गए? पुरुष तो हमेशा से रहे हैं। और अगर, मुझे बताइए कि अगर इस यहाँ से, समाज से अगर पुरुषों को हटा दिया जाए तो फिर सारे अपराध खत्म हो जाएंगे सर और ऐसा सारे। संभव नहीं है। हम्म। सर प्लीज रिपीट। सर ऐसा संभव नहीं है कि पुरुषों को हटा दिया जाए, लेकिन सर एक कारण ये भी है कि आजकल महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं सर, इस वजह से भी महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुरुषों की मानसिकता इस तरीके से है कि सर महिलाएं हमसे ज्यादा कहीं आगे ना बढ़ जाए। और सर इसी तरह के कारण हो सकता है। मुझे आपको लगता है कि मेरी मानसिकता भी ऐसी है कि मैं आपको इस इंटरव्यू में फेल कर दूं? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर ये मानसिकता सबकी नहीं होती है सर, ये सिर्फ कुछ ही पुरुषों में पाई जाती है कि वो सर महिलाओं के प्रति उनकी सोच जरा भी अच्छी नहीं होती है। वो सोचते हैं कि सर ये हमारा समाज है, ये पुरुष सत्तात्मक समाज है, इनमें महिलाओं का रोल सिर्फ चूल्हे चौके और बच्चे पालने तक ही सीमित रहना चाहिए, वो घर के बाहर जा नहीं सकती। यही एक मानसिकता है अपराध बढ़ने की। मैंने ऐसा गांव में कई जगह देखा है कि एक पिता ये सोचकर अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजता, एक भाई भी नहीं भेजता है कि शायद उसके साथ कोई अपराध नहीं हो जाए। वो तो उसको अपराध से बचाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। या वही मानसिकता कारण बन रही है उसके प्रति अपराध बढ़ने की? ये सर अभी सबसे ज्यादा यही गांव में यही चीज चल रही है कि उनके साथ, बच्चों के साथ कहीं अपराध ना हो जाए सर, इसी वजह से वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं सर। सर ये भी बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, क्योंकि ये आजकल महिलाओं के नहीं खिलाफ निकालेंगे तो अपराध कोई बहुत अपराध की ज्यादा तो बढ़ रहे हैं। संभावना ही नहीं रहेगी ना। बाहर निकल रही है तो अपराध बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी मानसिकता है कि आप बाहर ही मत निकलो, अपराध ही नहीं होंगे। सर ऐसा तो असंभव नहीं है कि हम सर सर महिला सशक्तिकरण का सर जो पर्पस है वो ही खत्म हो जाएगा अगर सर महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो। विशाखा गाइडलाइन के बारे में पढ़ा आपने? ये सर विशाखा गाइडलाइंस सर 2013 में आई थी सर, जो भवरी देवी किसने दी विशाखा कांड गाइडलाइन, हुआ किसने था दी? सर उनके। किसने दी है विशाखा गाइडलाइन? सर सर विशाखा गाइडलाइन सर भवरी देवी कांड, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन
उत्पीड़न होता था सर, ये उससे संबंधित है। किसने दिया गाइडलाइन, किसने जारी करी? सर किसने जारी करी सर? हम्म। सर सुप्रीम कोर्ट ने जारी। 2013 में या ये सर 2013 में। 2013 में किससे जुड़ा हुआ कानून बनाया भारत सरकार ने? तमन्ना, आपका वीडियो ऑफ सर कर दीजिए। कार्यस्थल पे। ओके। आप ब्यावर जिले से बिलोंग करते हैं? यस। नया जिला बना है अभी ब्यावर। यस कितने उपखंड है ब्यावर में? सर, 7 उपखंड है। और तहसील कितने हैं? सर तहसील 3 तहसील है सर। कौन कौन सी? सर ब्यावर, मसूदा, अ, और सर जेतारन। इसके अलावा कोई तहसील नहीं? सर 7 उपखंड है और सर 7 ही तहसील है, आई थिंक सर। ओके। और कितने जिले को टच करता है अभी ब्यावर? सर ब्यावर, सर अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, और सर अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, सर 5 जिलों को सर टच करती है। ब्यावर, ओके। नागौर, ब्यावर जिले की अजमेर, तीन बड़ी समस्या बताएं भीलवाड़ा। मुझे, ब्यावर जिले में तीन बड़ी समस्या क्या देखते हैं? सर ब्यावर जिले में सर समस्या अभी ये है कि सर जो ब्यावर में जो फैक्ट्रीज हैं सर, यहाँ पर ग्राइंडिंग मशीन्स की सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि सर यहाँ पे जो खनिज पदार्थ मिल रहे हैं सर, इनकी यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है। तो सर यहाँ से कच्चा माल गुजरात के मोरबी जिले में पहुंचाया जा रहा है सर, जिससे यहाँ लघु उद्योग सर थोड़े कम पड़ते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे यही ग्राइंडिंग मशीन्स अगर हम ब्यावर में स्थापित कर दें तो सर कच्चा माल हमें बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और सर यहाँ पे अर्थव्यवस्था अच्छी तरह डेवलप होगी। सर ये समस्या, एक तो ये समस्या है। तो और बता दीजिए और सर फटाफट। जैसा कि सर पानी की समस्या है सर, पानी जैसा कहाँ कि समस्या है हर ब्यावर? क्षेत्र में ब्यावर में पानी तो की नहीं लगता समस्या मुझे है, पानी गर्मी की समस्या। पानी की। सर गर्मियों में कई जैसलमेर, जगह बाड़मेर, पर सर पानी की आवक नागौर कम हो वहां समझ जाती में है। आता है, ब्यावर में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर सारी जगहों पे तो नहीं सर, कुछ कुछ सब सर, कुछ जगहों पर ओके, पानी की ठीक है। समस्याएं हो और जाती है। तीसरी समस्या क्या है? सर तीसरी, सर अभी मुझे याद नहीं आ रही है, सॉरी सर। ओके, ठीक है ललित सर, आप कंटिन्यू करें। जी दीपिका जी, यस सर। ये बताइए कि ट्रम्प अभी क्यों चर्चा में है? सर रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण ट्रम्प चर्चा में है सर। क्या होता है? सर रेसिप्रोकल टैरिफ इसे कहता है कि सर जितना सामने वाला देश हम पर टैरिफ लगाएगा उतना ही हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। सर इसका मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ है, पारस्परिक टैरिफ इसे कहते हैं। ये ठीक है ऐसा करना? सर पारस्परिक टैरिफ सर देश इसलिए लगाते हैं सर, जैसे अमेरिका ने इसलिए लगाया क्योंकि वो ट्रेड डेफिसिट में जा रहा था। सर ट्रम्प को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसने यही नारा देकर सर अपने देशवासियों को इसीलिए इसमें रखा है कि वो अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट से बचाएंगे और सर उसी में ही फैक्ट्रीज डेवलप करके उनकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा बढ़ाएंगे। सर इसीलिए रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लागू किया है। तो वहां तो उल्टा महंगाई और विरोध विरोध पैदा हो रहा है अमेरिका में। तो वहां तो यस ट्रम्प सर। के ये उद्देश्य कहाँ पूरा हो रहा है कि ट्रेड को बढ़ाया जाए और घरेलू उद्योगों को बढ़ाया जाए? सर ट्रम्प का यही कहना था कि अगर बाहर से सर जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगे तो हमारे देश में सर, जैसे कि अमेरिका में देश में फैक्ट्रीज खुलेंगी और वहां पर ही रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे सर, जिससे कि ट्रेड डेफिसिट कम होगा। लेकिन अभी वहां पर विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि सर क्योंकि इतनी जल्दी तो वहां पर फैक्ट्रीज नहीं खोली जा सकती कि जल्दी से जल्दी वहां पर उद्योग धंधे विकसित हो जाएं और सभी को रोजगार मिलने की संभावना हो सर, इसीलिए वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये टैरिफ लगाना क्या उचित है आपकी नजर में? सर टैरिफ उनकी नजर में तो सर इसीलिए उचित है क्योंकि वो अपने देशवासियों के लिए पहले सोच रहे हैं
सर उनकी तरफ से ये चीज सही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अपने देश के लिए एक तरह से अच्छा सोच रहे हैं सर, राष्ट्रवादी जो भावना है सर उनके हिसाब से सही है ये सर, एक तरह से। सही है या नहीं है? सर उनके हिसाब से सही है, ट्रम्प के लिए तो, उनके देशवासियों के हिसाब से, कि वो अपने देश को पहले, सर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जो आधारित है उनके हिसाब से ये सही है। ओके, तो अगर सही है तो फिर चलिए, अ, ट्रम्प किस पार्टी से आते हैं? सर रिपब्लिकन पार्टी। अच्छा, तो ये दो पार्टीज है वहां पर, एक यस सर। रिपब्लिकन है और दूसरी कौन सी है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है। इनकी सर डेमोक्रेटिक। विचारधाराओं, डेमोक्रेटिक, हाँ। तो विचारधारा में क्या अंतर लगता है आपको? सर एक विचारधारा में अंतर है कि सर जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी थी सर, वो थोड़ा भारत की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी, और सर उन्होंने इसराइल को भी थोड़ा सपोर्ट किया था। सर इस ये तरह से उनकी विचारधाराओं में अंतर है। अच्छा, अ, ये एक वर्ड यूज किया आपने, ट्रेड डेफिसिट, ये क्या होता है? यस सर। सर ट्रेड डेफिसिट मतलब सर व्यापार घाटा। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो अंतर अंतर होता है सर, उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, तो भारत और अमेरिका के संबंधों को, आर्थिक संबंधों को देखा जाए तो भारत सरप्लस में है या डेफिसिट में है? सर भारत सरप्लस में है। सर ज्यादा से ज्यादा भारत उनको एक्सपोर्ट करता है। सर भारत सरप्लस में है। तो अभी इस टैरिफ पॉलिसी में भारत को क्या नुकसान है? सर अभी सर टैरिफ पॉलिसी में भारत को नुकसान ये है कि सर भारत पर जो 26% का टैरिफ लगाया गया है सर, इससे जो भारत से जाने वाला एक्सपोर्ट है सर, वो उस देश में महंगे हो जाएंगे, अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे कि भारत के जो सामान है वो वहां पर महंगे बिकेंगे अमेरिका में। ओके, यस सर। ठीक। एक नाम चर्चा में है आज, यस सर। गौरांगी शर्मा, पढ़ा है आपने इसको? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में। ओके, ज्योतिबा फुले के बारे में बताइए। सर ज्योतिबा फुले सर एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने सबसे पहले दलितों के लिए आवाज उठाई थी। सर इनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने प्रथम महिला विद्यालय खोला था। सर 1800 के दशक में उन्होंने पहला महिला विद्यालय खोला था। इनकी पुस्तक का नाम बता पाएंगे? ये सर गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है सर, जिनमें दलितों के लिए सर जो इनके अधिकार या फिर सर उनके लिए जो बातें हैं, उनके साथ शोषण वगैरह सर, इनके बारे में लिखा गया है गुलामगिरी पुस्तक में। ओके, इस पुस्तक में जो भारत के दलितों की तुलना विश्व के अन्य देशों के एक वर्ग से की गई है, पढ़ा है आपने? सॉरी सर, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यस। कच्चा तीवू द्वीप विवाद क्या है? कच्चा तीवू। ये सर कच्चा द्वीप सर एक द्वीप है जो सर भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है। सर ये इसलिए चर्चा में था कि सर जो वो द्वीप है सर, उस पर अधिग्रहण तो श्रीलंका का था, और सर वहां पे जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते थे सर, अ, सर उनसे रिलेटेड कुछ है सर, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है इस बारे में सर, इस मामले में ही, ओके, मछुआरों के मामले में था जी सब कुछ। जी, नरेंद्र सर रिव्यू करें। गौरव सर का हो गया क्या? गौरव सर को पहले बुला लें? हाँ, अगर गौरव सर अवेलेबल है तो पहले वो रिव्यू कर गौरव लेंगे। सर, गौरव सर रिव्यू करें। यस। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हेलो। यस सर। मैं कहूँ जब ऑडियो वीडियो ऑन करना, ठीक है? सर आ रही है मुझे आवाज। वीडियो वीडियो भी ऑफ रखना। ओके, चलो मैं रिव्यू कर लेता हूँ पहले। गौरव सर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको?
ठीक है, मैं कर लेता हूँ सर रिव्यू, क्योंकि गौरव सर का। जी दीपिका, सर। आप यहाँ टेस्ट देने आ रहे थे क्या पहले अपने यहाँ पे? यस सर। टेस्ट यहीं से दिए थे आपने, अजमेर ही है ना? कोचिंग आ रहे थे या केवल यस टेस्ट सर, के? क्वालिटी एजुकेशन से लिए थे। कोचिंग आ रहे थे या सर केवल टेस्ट ऑनली के मॉक लिए? टेस्ट के लिए आती थी सर। मॉक टेस्ट के लिए आ सर रहे ऑनली थे। मॉक टेस्ट के लिए आती थी, मेन मॉक टेस्ट। ओके ओके, चलो बढ़िया है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। थोड़ा सा, थोड़ी सी तैयारी की जरूरत लग रही है मुझे, है ना? यस सर। वैसे यस सर। काफी कुछ, कई आंसर से जो है आपने काफी अच्छे दिए। आपके हिसाब से कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर मेरा एवरेज मुझे लगता है। एवरेज है तो कहाँ कमी कहाँ रही? सर कमी, सर जैसे कि जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं सर, मुझे इसमें थोड़ा सा और भी अच्छा सटीक आंसर देना चाहिए था सर। इसमें बिल्कुल बहुत बड़ा, लॉजिकल बहुत आंसर। बड़ी गलती करी आपने। बहुत ये ब्लंडर होता है इस तरह के इंटरव्यू में, कि पुरुषों की मानसिकता, है ना, आपने ये जो जवाब दे दिया ना, पुरुष जनरलाइज कर दिया सभी को। ये कोई एकमात्र इस तरह के जवाब कभी नहीं देने, एक ऑफिसर से इस तरह के जवाब की अपेक्षा नहीं रहती कि आपने जनरलाइज कर दिया। इस देश का प्रधानमंत्री पुरुष है, इस देश अभी राज्य का मुख्यमंत्री पुरुष है, जो जज बैठे हैं वो पुरुष हैं, पुलिस में है वो सारे ऑफिसर जा रहे हैं पुरुष जा रहे हैं, आपके सीनियर एक पुरुष होगा, आपके पिताजी पुरुष है, आपके भाई पुरुष। आपने कहा पुरुषों की मानसिकता की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। आज अपराधों से बचाने में पुरुषों की भूमिका वो कितनी है ना? तो इस तरह से कभी भी जनरलाइज आंसर नहीं देना है। ठीक है, एक आपने पूरा इंटरव्यू अच्छा किया, लेकिन अगर दो तीन लाइन ऐसे बोल दी ना, और इंटरव्यू मेंबर आगे पुरुष ही बैठे हैं देखो, उनको चुभ जाएगी बात। इस तरह के आंसर्स नहीं देने हैं, ठीक है? जनरलाइज ओके सर। किसी भी, कोई कहीं भी किसी की भी प्रॉब्लम हो, किसी जनरल कोई पूरी कम्युनिटी कभी खराब नहीं होती है, या पूरा ऐसा ना, तो इस तरह से जनरल आंसर कभी भी नहीं देने हैं, ठीक है? अपराध, महिलाओं के अपराध बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि महिला बाहर निकल रही है, ये भी एक कारण है। या महिलाएं जागरूक हो गई, तो इस वजह से अपराध रेट इसलिए बढ़ रही है कि वो पहले दर्ज नहीं कराती, दर्ज करा रही। ये भी एक कारण हो सकता है। अवेयर होने का भी एक कारण हो सकता है, ठीक है? अवेयर होने से जरूरी नहीं कि कम बढ़ भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आप इसको है ना टू द पॉइंट आंसर बताएं, और डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन आंसर बताएं, तो वो होता है। इस तरह से जनरल आंसर नहीं देने। ओवरऑल देखो, मैं जो बताता हूँ, कई सवालों के आपने आंसर बहुत अच्छे भी दिए, सटीक आंसर भी दिए हैं, है ना? तो वो बहुत अच्छे हैं। पर्सनालिटी वाइज ठीक है आपका, आपका बोलने का जो तरीका है वो भी अच्छा है। कॉन्फिडेंस, कई बार मुझे ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। जैसे आपने कई सवालों के, जो मैंने फैक्चुअल सवाल पूछे, उस फैक्चुअल सवाल के जवाब गलत आए, तो आप श्योर नहीं है तो वहां सॉरी बोल लीजिए। अगर आप अनुमान लगा रहे, तुक्का लगा रहे, तो आप है ना, अनुमति लीजिए। जैसे मैं इस पे गैस करना चाहूंगी या अनुमान लगाना चाहूंगी, अनुमान के लिए आप अनुमति आप इस तरह से मांगे। जैसे मैंने जो उपखंड पूछे हैं, तहसील पूछी, वो गलत जवाब दिया आपने, है ना? कितने जिले को टच करते हैं, ये फैक्चुअल सवाल पूछे, वो आप सही नहीं जवाब दे पाए। आंसर्स भी जब कभी कभी थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? बाकी ओवरऑल काफी चीजें सही हैं। मतलब मैं ये कहूंगा, अभी एवरेज से बिलो नहीं, एवरेज है आपका। थोड़ी सी और तैयारी करने के बाद आपका अच्छा हो जाएगा। अभी डेट थोड़ी है ये आपकी, इंटरव्यू डेट आ गई क्या? नो सर, फर्स्ट फेज में नहीं है मेरा। फर्स्ट फेज में नहीं सर है ना? फर्स्ट फेज में नहीं है मेरा। ओके, तो अभी आपके पास टाइम मिल जाएगा। इस टाइम में आप थोड़ा सा और अच्छे से करें। जैसे करंट अफेयर्स पे आपकी काफी अच्छी पकड़ है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा करके इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शुरुआत में जब इंटरव्यू होता है तो मेंबर यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से की, ताकि इंटरव्यू को थोड़ा सहज कर सके। उसमें ध्यान रखना कि अपने स्कूल का नाम आप जो भी बताए, कॉलेज का नाम बताए, वो पूरा बताना है आपको, ठीक है ना? जैसे आपने कहा मैंने नसीराबाद से की है, मैंने ब्यावर से की, पूरे स्कूल का नाम बताना, की शुरुआत वो वहीं से करते हैं। और अपने यस। थोड़े दो चार पांच चीजें मैं बता देता हूँ। अपने खुद के बारे में आप 200-300 सवालों की लिस्ट बना लीजिए। भाई आपके जिले के बारे में सवाल बनेंगे, आपके सब्जेक्ट से सवाल बनेंगे, ठीक है? आप महिला कैंडिडेट है तो महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल बनेंगे, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं, जो राजस्थान सरकार की योजनाएं। इस तरह से 200-300 सवाल की लिस्ट बना के पहले से उनके उत्तर तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से उत्तर तैयार होंगे तो आप बहुत ज्यादा बेटर तैयारी जवाब दे पाएंगे, है ना? न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। इंटरव्यू मेंबर न्यूज़पेपर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अपने बायोडेटा के बारे में अच्छे से तैयार कीजिए, है ना? आप अभी की जॉब सर्विस कह रहे, तो जॉब सर्विस के बारे में बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उनको आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है? सर जॉब्स का, सर मुझे अभी सिर्फ एक वीक ही हुआ है अभी तक। एक वीक हुआ तो भी उसके बारे में बेसिक बेसिक जरूर आप बता सकते हैं कि मुझे अभी एक वीक हुआ, लेकिन उसके बारे में बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है? बाकी एक और सेशन सर, करेंगे, उसमें और थोड़ा और गाइड कर देंगे, ठीक है? जी सर गौरव सर, महिलाओं Yes. आप पूछ लीजिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप महिलाओं का?
सर जैसा कि नरेंद्र सर ने बताया था अभी कि महिलाओं के खिलाफ में आपको थोड़ा आंसर्स जो होने हैं वो एकदम सटीक आंसर अलग अलग डायमेंशंस में देने, सर इसके लिए मुझे गाइड चाहिए सर, कैसे आंसर देने चाहिए मुझे महिलाओं के खिलाफ। उस देखो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए ना, इसमें हमेशा बैलेंस अप्रोच रखनी है, किसी भी एक पक्ष को ज्यादा लेना ही नहीं है। महिलाओं के बारे में भी बताओ और दोनों पुरुषों का भी बैलेंस, जैसा कि अभी सर ने बताया कि आप जनरलाइज करके और एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। एक दो बार शुरू में आपने अच्छा यस सर। स्टार्टिंग करी थी, मैंने भी पूछा था आपसे क्वेश्चन। अब आपने जैसे सब्जेक्ट को लेके मान लो, महिला पुरुष की बात नहीं करें, आपकी साइंस और बायो इस पे आर्ट्स पे बात हुई थी, तो आपने अच्छा जवाब देने की कोशिश करी थी दोनों को इक्वल रखते हुए। हालांकि बाद में एक दो जगह आप कई बार एक शब्द होता है ना, उड़ते तीर लेना। आपने जब मैंने पूछा कि साइंस के स्टूडेंट ज्यादा बेहतर किस प्रकार से कर पा रहे हैं, आजकल ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, क्या बात है, तो आपने कहा कि क्योंकि एआई की वजह से। एआई का तो ऐसा कोई रोल है नहीं उसमें। हाँ, लेकिन अगर आपने एआई बोल दिया ऐसे इंटरव्यू में, तो फिर आपका हो सकता है अगला क्वेश्चन सीधा वहां आ जाए। आप वही शब्द बोलें यस जिस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, क्योंकि एआई के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है आजकल के जमाने में, जो हो सकता है आपको अपडेट हो नहीं हो, या तो आप अपडेट करके जाओ। और ध्यान रखो, केवल उन्हीं शब्दों को प्रयोग में लेना है जिसपे अगर इंटरव्यू घूम जाए तो आप उसको अपनी तरफ खींच सको। तुक्का नहीं लगाना है। आप जैसे सर ने भी कहा, मैंने भी नोट किया, आप जैसे कोई योजना के बारे में नहीं, ये अगर अंदाजा लगाना तो अंदाजा के लिए परमिशन ले लीजिए। अंदाजन अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो क्लियरली मना बोलना ज्यादा अच्छा है, उसमें घबराना नहीं है। ओके यदि मान सर। लो आपको 5 बार सॉरी बोलना पड़ रहा है, तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका एग्जाम तो हो चुका मेंस में, प्री में। अब तो आपको केवल आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, और ये चीज चेक कर रहे हैं कि ये बंदा एथिकली सही है कि नहीं है। ये जो बंदी यस है, ये अलटप्पे में हवा में तो नहीं चलती, कहीं सरकार को कोई ऐसी स्थिति में तो नहीं डाल देंगे झंझट में कि कहीं कोई गलत तथ्य रख दिया। मान लो आपको कहीं ऑफिस में हजारों लोग मिलने आते हैं, कहीं कोई स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, मीडिया के सामने है कहीं भी, तो आपने जैसे ही कुछ गलत बोला है, अलटप्पे में तुक्का लगा दिया, तो वो फिर आपके लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए भारी सिरदर्द बन सकता है। मीडिया वाले तुरंत छाप देते हैं। उससे बढ़िया ऑफिसर की खासियत होती है कि नापातुला बोलता है, लिमिटेड बोलता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना है ना। तो जैसे ओके सर। आपकी योजनाएं आप तैयार नहीं है तो तैयार करें। पंच गौरव और इनके बारे में जैसे आपको आइडिया नहीं है, तो आप अपने जिले का पूरा वो तैयार करके जाएं। आपकी जो लास्ट जो जॉब है, 5 दिन जिसके आप बता रहे हैं, हफ्ता भरी हुआ है, उसके बारे में हो सकता है इतना ज्यादा नहीं पूछे, और इसका बहुत अच्छा जवाब है। इस सर भी लास्ट वीक या लास्ट मंथ ही इसको ज्वाइन नहीं किया है। मेरा परिचय केवल विभाग से इतना ही हो पाया है। जो थोड़ा बहुत आपको पता हो ये विभाग क्या करता है, इसका कितना डायमेंशन है, कोई एक आध उसकी स्कीम अगर आपको याद हो तो कम से कम वो स्कीम तो आप तैयार कर लेना। और बाकी आपके जेसीबी से पूछने वाले सवाल थे जो मैंने लगभग पूछ लिए हैं। मैंने भी इसलिए पूछ लिया क्योंकि मैं भी किसी जमाने में जेसीबी में वर्क कर चुका हूँ। तो पर वो आपको पूरा पता होना चाहिए, बैक होल ऑर्डर एंड लिफ्ट ऑल, और जो आपका मैंने सावल वाली मशीन पूछा था उसके बारे में आपको पहले बताना चाहिए था। फोक लिफ्ट, आप टेक्निकल हो तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और ड्रेसिंग सेंस आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस, जो सर ने भी कहा, उसमें आप तुक्का लगा देते हो थोड़ा एक्स्ट्रा। उसके बजाय आप लिमिट में रहो, जो नहीं पता उस तक बात पहुंचने मत दो। भाषा आपकी ठीक है, करंट जीके ठीक है, लेकिन बिल्कुल करंट पे अपडेट नहीं है, थोड़ा सा आप अपडेट होइए। जेसीबी के जो बुलडोजर वाली मैंने पूछे एक्शन, अभी आपको ध्यान है इधर सिरोही कहाँ जालोर में हुआ था, बहुत बड़ा कांड हुआ था, फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि जो है इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते। हाँ, अतिक्रमण पे जेसीबी की बात आती है, अतिक्रमण हटाओ और इनके बारे में पूछा जाने की संभावना बनती है। ठीक है, तो यही सब आप तैयार करके जाएं। ड्रेसिंग सेंस ठीक है, आप यही पहन के जाने वाले जी नो सर। सर, ये हेलो अभी कैजुअल है। हैं? यस आप क्या पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे या यही पहनेंगे? सर, साड़ी का मेल है। जो जिसकी आपको प्रैक्टिस हो और जो आपको कंफर्ट रहे, ऐसे कपड़े पहने के जाएं। ये भी ठीक है, आपका ड्रेस जो है सलवार सूट सिंपल सोबर हो, ऐसा भी ठीक है, अच्छा है। इस प्रकार से यस आप जाएं तो ठीक रहेगा। जी सर।
थैंक यू सर। जी दीपिका जी, यस सर। थोड़ी शुरू शुरू में असहज रही हैं, घबराई भी हैं, और यस। बाद में कुछ में कॉन्फिडेंट भी रही हैं। तो कोशिश करें कि एक संतुलन सा कॉन्फिडेंस बना रहे, और पूरे मॉक में आपके फेस पे कहीं पर भी स्माइल नहीं दिखी है। तो एक अच्छी सी नेचुरल सी स्माइल बीच बीच में पैनल में होनी चाहिए, तो थोड़ा ओके सा सर। एक पॉजिटिव माहौल बनता है, आपके प्रति धारणा थोड़ी सकारात्मक बनेगी। उत्तर काफी बहुत अच्छे दिए हैं। यस सर। अभी गौरांगी शर्मा का आज बहुत बड़ा आर्टिकल है आज के अखबार में, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको सर आज का पढ़िए। न्यूज़पेपर में पढ़ पाई एक्चुअली। हाँ जी, उसको पढ़िए बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर को, क्योंकि पैनलिस्ट न्यूज़पेपर लेके ही बैठे रहते हैं। और एक, अगर आपको कोई क्वेश्चन पे अगर श्योर नहीं है तो सीधा डायरेक्ट कॉन्फिडेंस से उत्तर मत दीजिए। वहां फिर कहिए कि सॉरी सर, मैं अनुमान लगाना चाहूंगी, जैसा सर ने आपको पहले कहा। जैसे कच्चा तीहू के बारे में मैंने आपको पूछा है, तो ये कच्चा तीहू पहले भारत का ही था, बाद में इंदिरा गांधी ने 1974 में उसको श्रीलंका को दिया था। तो आपने उस पर सीधा श्रीलंका से आपने शुरू किया था उसका, तो ये थोड़ा अनुमान पर आधारित था उत्तर आपका। बाकी यस ओवरऑल सर। ठीक है आपका, बाकी ठीक सब। इन पॉइंट्स पे थोड़ा गौर करिए, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके सर। शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। थैंक यू सर। जी गौरव सर हमारे साथ है, तमन्ना चावला। एक एक हाँ मिनट फिर मैं ये और जी बताना चाहूंगा इनको, जी जी दीपिका सर, को। जी सर। दीपिका, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप उसको हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मल्टी डायमेंशन। जैसे आपने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध, तो आप देखो कि इसमें किस किस से महिला जुड़ी हुई है, कौन कौन से स्टेक होल्डर है जहां से यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे महिला के प्रति अपराध बढ़ने में कानून का रोल रहता है। अभी कानून कमजोर होंगे या कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, तो वहां पर होगा। ठीक है, तो महिला का अपराध बढ़ेंगे। आपने बताया सोशल मीडिया, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया, समाज समाज कई बार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाता। सोशल सिक्योरिटी भी तो होती है ना, कई बार हम देखते हैं महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, कोई समाज बोलता तक नहीं। जब तक दूसरों के घर में हो रहा है कोई नहीं बोलता है। सड़कों पर कई बार अपराध होते हैं, तो समाज को भी है, व्यक्ति भी है। पुलिस पुलिस का जो काम करने का तरीका, कई बार वो भी एक रीजन बनता है ना। अपराधी को डर ही नहीं होता है। तो मैंने देखो चार पांच इस तरह के अलग अलग डायमेंशन बता दिए। सिर्फ ये नहीं बताया कि पुरुष जिम्मेदार है, महिला भी एक महिला के प्रति अपराध के प्रति जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह के अलग अलग डायमेंशन खोजिए भी। हम समाज के स्तर पर क्या कर सकते हैं, सरकार के स्तर पर क्या हो सकता है, कानून के स्तर पर क्या हो सकता है, व्यक्ति अपने स्तर पर क्या हो सकता है, फिर सोशल मीडिया हो गया वो। तो इस तरह से अलग अलग मल्टी डायमेंशन आप कोई भी ऐसे जब पूछे ना, तो आप मल्टी डायमेंशन थोड़ा सोचे उसमें, है ना, कि अलग अलग किस किस की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है। यस सर। ओके जी सर, अब नेक्स्ट मेंबर।